Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our fourth chapter from history, that is economic development. So students, अब तक इस chapter में हमने देखा that what were the policies made by the government of our country for the development. करेक्ट. इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा दैट इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया. इंडिया ने प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को इम्पोर्टेंस दिया. प्राइवेट सेक्टर फॉर द प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर फॉर द वेलफेयर. देन उसके बाद हमने देखा दैट आर कंट्री वॉज लैकिंग इन मेनी थिंग्स, है ना. हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लिटरेसी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक जगह पर हमारी कंट्री बहुत लैक डाउन कर रही थी, हमारी कंट्री बहुत पीछे थी. एंड दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम प्रॉपर प्लान करके डेवलपमेंट करेंगे. एंड दैट वाज द इमर्जेंस ऑफ 5 ईयर प्लान्स. पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था. प्लानिंग कमेटी क्या करता है? प्लानिंग कमेटी गाइडलाइंस देता है दैट कौन से एरिया में कंट्री को डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. सो 5 ईयर प्लान में हम क्या करते हैं, जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी पॉलिसीज़ में बताती है दैट उनका मेजर एरिया ऑफ फोकस क्या रहेगा. बिकॉज अगर हम बिना प्लान के डेवलपमेंट करेंगे या किसी भी चीज़ के लिए अगर हमारे पास प्लान नहीं है तो हम लोग वो चीज़ को अचीव नहीं कर सकते. इसीलिए प्लानिंग की थी ताकि हम लोग प्रॉपर टारगेट सेट करें, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ फ्रेम करें. सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ था. उसका इम्पोर्टेंस क्या था? एग्रीकल्चर. देन उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया. एंड धीरे धीरे करके ऐसे जैसे जैसे ईयर्स निकलते गए न्यू प्लान्स आते गए. राइट नाउ हमारा जो प्लान है वो क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी का प्लान है. सेल्फ सफिशिएंसी मतलब हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है. सो सेल्फ सफिशिएंसी का प्लान है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान है हमारा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट करना है हमें, लेकिन हमें एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना. करेक्ट. ग्रीन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं इसे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं. तो राइट नाउ इंडिया किन चीज़ों पर फोकस कर रही है? इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन सेल्फ सफिशिएंसी. इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब हर एक सेक्टर को इंक्लूड करना है हमें. एंड साथ साथ में वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. क्योंकि कंट्री का अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने नहीं किया तो आने वाले टाइम में हमारे पास रिसोर्सेस नहीं बचेंगे. क्लियर? ये सब हमने अपने प्लान्स में पढ़ा था. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. करेक्ट. इसमें हमने देखा था दैट गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट किया था. रीज़न क्या था? दैट प्राइवेट सेक्टर वाज ओनली फोकसिंग ऑन द रिच बिजनेसमैन. यहाँ पे पुअर बिजनेसमैन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था. प्लस गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज आ रही थी तो उसके वर्किंग के लिए दे नीडेड द बैंकिंग सिस्टम. एंड इसीलिए उन लोगों ने बैंक्स को नेशनलाइज किया था. फर्स्ट बैंक जो नेशनलाइज हुआ था वॉज द इम्पीरियल बैंक, जिसको नेशनलाइज करके नाम क्या रख दिया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. देन उसके बाद आता है हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम. 20 पॉइंट प्रोग्राम में इंदिरा गांधी ने मेजर फोकस किस चीज़ पर किया था? जिन एरियाज़ में हम बहुत पीछे थे. और ये 20 पॉइंट प्रोग्राम क्यों बनाया गया था? फॉर द क्विक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. किसके लिए बनाया गया था? कंट्री के क्विक डेवलपमेंट के लिए. देन हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा. 1991 की ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट. बिकॉज आज हम लोग जो इजी वे में गुड्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, आज जैसे हमको प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज मिल रही है, तो ये सब का मेजर क्रेडिट किसको जाता है? NEP को, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को. नाउ इसका बैकग्राउंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करना हमारी मजबूरी थी रेदर देन अ चॉइस. मतलब हमारे पास ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे जिसमें से हमने NEP सिलेक्ट किया था. हमारी मजबूरी थी टू सिलेक्ट इट. क्यों? क्योंकि जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दैट इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी. हमारे पास रिजर्व्स में कुछ भी नहीं बचा था. 100 करोड़ डॉलर्स थे जिसके जो सिर्फ कितने टाइम के लिए बचे थे हमारे पास? फॉर द इम्पोर्ट ऑफ 1 वीक. 1 वीक के बाद इंडिया के पास
ऑयल प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल खरीदने का भी पैसा नहीं था। जस्ट इमेजिन, क्रूड ऑयल नहीं होगा तो पेट्रोल एंड डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल एंड डीजल नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कंट्री में कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। गेटिंग? सो इंडिया की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी थी दैट हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। हमारे जो गोल्ड रिजर्व्स थे हमें उसे गिरवी रखना पड़ा था इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड वो भी इंडिया के लिए एक शेम, मतलब एक शेम की बात थी दैट हम लोग अपनी कंट्री को मैनेज नहीं कर पाए, एंड दैट इज़ द रीज़न हमें उधार लेना पड़ रहा है। हम पुराने लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कोई हमें न्यू लोन भी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। हमारी मेजर इनकम इंटरेस्ट भरने में जा रही थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स का रेमेडी क्या था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के पीछे मेजर ब्रेन किसका है? उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उन्होंने प्लान रेडी किया, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, एंड फाइनली उन दोनों ने मिलके कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया। प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया, फ्रीडम दिया थोड़ा प्राइवेट सेक्टर सेटअप होने में, लाइसेंस राज को ख़त्म किया। वरना पहले अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री शुरू करनी है, छोटी से छोटी इंडस्ट्री क्यों ना हो, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, एंड लाइसेंस लेना मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बहुत मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सो उन सब चीज़ों को ख़त्म करवाया, एंड फाइनली कंट्री के अंदर चेंजेस आए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है WTO इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जैसा मैंने आपको बताया दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोग ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा फ्री किया था। गेटिंग? उसके पहले क्या होता था, हमारे इम्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे। गेटिंग? क्या बताया मैंने? दैट इम्पोर्ट्स पर हम लोग हैवी टैक्सेस पे करते थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के बाद इम्पोर्ट पे हमारा टैक्स रिडक्शन हो गया था ना। उसके बाद इंडिया WTO का मेंबर बना। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वर्ल्ड में फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। सो लेट्स सी कि ये क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या है। इन 1995 India became the member of WTO, that is World Trade Organization. The organization has the following objectives: to free trade between countries, to put to an end all those discriminatory law, restriction, rules and policies that are hurdles in the way of international free trade, and to regulate global trade with the help of formal multi-party mechanism. WTO 1995 में फॉर्म हुआ था। इंडिया भी WTO का मेंबर है। WTO के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? WTO के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सबसे पहला, फ्री ट्रेड कराना। फ्री ट्रेड कराने का मतलब क्या है? जो हैवी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी, उन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस करना, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। दूसरा, डिस्क्रिमिनेटरी लॉस को एंड करना। क्या होता था दैट पहले एक कंट्री, मतलब द कंट्रीज यूज टू सेट डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट कंट्रीज। इटिंग, अगर मैं अमेरिका के साथ ट्रेड कर रही हूँ तो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे, अगर मैं रशिया के साथ ट्रेड कर रही हूँ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। मतलब डिस्क्रिमिनेशन था। किसी कंट्री को आई यूज टू डू द फेवर, दूसरी कंट्री को मैं फेवर नहीं करती थी। सो यहाँ पे WTO ने क्या किया? WTO वॉज सेटअप सो दैट ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है, ये जो भेदभाव हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इन ट्रेडिंग, वो सब स्टॉप हो जाए। देन उसके बाद जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में रुकावट बन रहे हैं, मतलब WTO का मेन एम था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दैट पूरा वर्ल्ड, मतलब अगर कोई चीज़ इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है तो जो रेट्स में इंडिया में मिल रही है उसी रेट्स में पूरे वर्ल्ड पर मिलनी चाहिए। ऐसा मतलब एक विलेज बनाना था। विलेज इन द सेंस जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं हो। वरना यूजुअली क्या होता है, कंट्री की बाउंड्रीज की वजह से ट्रेड में प्रॉब्लम्स आती है। करेक्ट? आप इंडिया के अंदर हो तो आपके लिए प्राइजेस वगैरह डिफरेंट होंगे, अगर आप दूसरी जगह पर हो तो वहाँ पर प्राइजेस एंड ऑल डिफरेंट रहेंगे।
सो मेन एम क्या था WTO का, दैट जो भी ऐसे हर्डल्स है, जो भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है, उन सब रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना एंड इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री करना. दिस वाज द मेजर एम ऑफ WTO. क्लियर. इसके साथ साथ WTO WTO इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री कर रहा था. दैट वाज द मेजर एम. ओके, नेक्स्ट आता है WTO फॉर्म होने के पहले इंटरनेशनल ट्रेड के लिए गैट था. गेटिंग 1995 में WTO बना. WTO क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो किसके लिए काम करता है? फ्री ट्रेड के लिए काम करता है. फ्री ट्रेड मतलब क्या होता है? जिस ट्रेड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा नहीं हो, कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हो जिससे प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक नहीं पहुंचे. क्लियर. WTO के पहले यही सेम काम कौन करता था? गैट. WTO 19 जैसे हमने देखो पढ़ा था, यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. यूनाइटेड नेशंस ने किसको रिप्लेस किया था? लीग ऑफ नेशन. मतलब जो काम आज यूनाइटेड नेशंस कर रहा है वही काम पहले किसका था? लीग ऑफ नेशन का. इन द सिमिलर मैनर जो काम आज WTO कर रहा है 1995 के पहले वही काम कौन करता था? गैट करता था. दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) existed at the international level before the World Trade Organization came into being. It regulated commerce. In India, there were opposed extreme views about the WTO, yet India decided to take its membership. The provision of World Trade Organization are regarding grants, import-export, foreign investment, agriculture, technology and services. The sector of electricity, water, transportation, education and health rapidly commercialized since India became a member of the World Trade Organization. As per the various reports of World Trade Organization, India has made a considerable improvement in different areas like reduction in the below poverty line, population, decline in infant mortality rate, availability of facilities regarding drinking water and waste water management. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट WTO आने से पहले देयर वाज गैट. गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. नाउ जो काम WTO कर रहा है सेम काम कौन करता था? गैट करता था, बट पावर्स थोड़ी लिमिटेड थी, इसीलिए WTO को फॉर्म किया गया. स्टार्टिंग में इंडिया में देयर वेर डिफरेंट व्यूज़ कि हमें WTO का मेंबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हो तो आपको उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ है वो सब फॉलो करनी पड़ेगी. करेक्ट. उनकी पॉलिसीज़ क्या है? दैट आपको ट्रेड करना पड़ेगा, आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स करना पड़ेगा. कोई कंट्री अगर आपकी कंट्री में गुड्स बेच रही है तो अनलेस एंड अनटिल वो आपके नेशन को हार्म नहीं करते तब तक आपको वो गुड्स परचेस करने हैं. क्लियर. अभी जैसे हम लोगों ने चाइनीज़ ऐप बैन की है, 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन की है. हमने उसका रीज़न क्या दिया है? सिक्योरिटी इशू. करेक्ट. सो सिक्योरिटी इशू है इसीलिए WTO ने हमको अलाउ किया. मतलब इन शॉर्ट अगर आप WTO के मेंबर बनते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? WTO के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. आपको वर्ल्ड के सब प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में अगर डिमांड है तो आपको इम्पोर्ट होने देने पड़ेंगे. और अगर आप बाई चांस अपोज करते हो तो आप कब अपोज कर सकते हो? अगर वो प्रोडक्ट्स की वजह से आपकी कंट्री की सिक्योरिटी को हार्म होता है. क्लियर. सो यहाँ पर हम WTO के मेंबर जब बन रहे थे तो इंडिया में थोड़ा कुछ पार्टीज वेर अपोजिंग इट, बट बाद में फाइनली हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए. ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के बाद में हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्प्रूव हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हर एक सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आया. साथ साथ में WTO की रिपोर्ट ये भी बताती है दैट इंडिया ने बहुत सारे एरियाज़ में डेवलपमेंट किया है. दैट इज़ इंडिया में बिलो पोवर्टी लाइन जो है, सॉरी पोवर्टी जो है वो डिक्रीज़ हुई है.
इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ है। देन उसके बाद इंडिया के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ें WTO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में इम्प्रूव हुई है। India signed the South Asian Preferential Trade Agreements along the lines of the World Trade Organization. India removed the import restriction on several commodities for SAARC countries. India also gave discount on import duties. India opened up the insurance sector to private and foreign investment. क्या बोला है इंडिया ने? WTO के साथ साथ में साप्ता भी साइन किया था. इट वॉज साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. देन उसके साथ साथ में इंडिया ने बहुत सारी प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को निकाला भी है एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस भी किया है. नेक्स्टली इंश्योरेंस सेक्टर, आप देखते हो ना लाइफ इंश्योरेंस एंड ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंसेस रहते हैं. वो इंश्योरेंस सेक्टर पहले सिर्फ किसके लिए था? गवर्नमेंट के लिए था. मतलब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खाली गवर्नमेंट कंपनीज दे सकती है. बट बाद में इंडिया ने इंश्योरेंस सेक्टर को भी प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन अप किया. आज आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट कंपनी भी आपको इंश्योरेंस दे सकती है, प्राइवेट कंपनी भी आपको इंश्योरेंस दे सकती है एंड फॉरेन कंपनी भी आपको इंश्योरेंस दे सकती है. पहले ये किसके लिए ओपन था? ओनली एंड ओनली फॉर द गवर्नमेंट. अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप सिर्फ किसका इंश्योरेंस ले सकते हो? गवर्नमेंट कंपनीज का. बट बाद में इसको चेंज करके अब आप प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर प्राइवेट कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज दोनों का इन्वेस्टमेंट ले सकते हो. In this way, we have learnt about the journey of India's economy. We have come a long way from mixed economy to globalization. In next chapter, we are going to study India's progress in the other fields. Okay, यहाँ पर क्या बताया है? That India started with the mixed economy. जब globalization नहीं था, फिर धीरे धीरे करके इंडिया ने 5-year plans adopt किया एंड फाइनली इंडिया बिकेम अ ग्लोबल कंट्री. सो दिस वॉज अ लॉन्ग जर्नी जो इंडिया ने अंडरटेक की है. ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. अगले चैप्टर में हम देखेंगे दैट एजुकेशन फील्ड में, करेक्ट, आगे और भी फील्ड्स आएगा, हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा. तो हमारा जो 5th चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है? ऑन एजुकेशन. वो बताएगा दैट इंडिया ने एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट किया है. वी हैव सीन हमारी कंट्री में बहुत सारे IITs है, IIMs है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है. तो ये सब कैसे सेटअप हुए? गेटिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, फिर डिफरेंट कॉलेजेस है. सो ये सब चीज़ें कैसे स्टार्टअप हुई और ये सब चीज़ें इतनी एस्टैब्लिश कैसे हुई. थैंक यू स्टूडेंट्स.